जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 24। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 के बेसिक कुछ कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, ओवरव्यू आपको दिया था कि चैप्टर 11 में हम क्या सीखेंगे। कंपनी के पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, यानी कितने सोर्सेज से पैसे इकट्ठे कर सकती है, और हर सोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसके फीचर्स और इसके प्लस और माइनस, यानी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कुछ सोर्सेज के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज या फीचर्स डिटेल में हमें बताता है और कुछ के वो सरसरी बता के गुजर जाता है। जिस तरीके से आई कैप की बुक में हमें उसने फीचर्स या एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए हुए हैं, हम उसी एक्सटेंट तक कवर करेंगे। यानी जिस कंसेप्ट को उसने डिटेल में डिस्कस किया है हम भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिस कंसेप्ट को उसने 2-3 लाइनों में हमें एक्सप्लेन करके आगे निकल गया हम भी उसके बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। जो बेसिकली दो बड़े सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो कौन कौन से हैं, क्या पढ़ा था कल, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है? इक्विटी और डेट। इक्विटी बेसिकली इक्विटी होल्डर्स को हम कहते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी, और जो डेट होल्डर्स हैं उन्हें कहते हैं लेंडर्स ऑफ द कंपनी, यानी वो उधार देते हैं। ब्रॉड लेवल पे हमने कुछ डिफरेंस इक्विटी और डेट का कल डिस्कस कर लिया था कि एक को डिविडेंड मिलता है और एक को इंटरेस्ट मिलता है। इक्विटी के क्विकली कल हमने हालांकि एक कंसेप्ट पढ़ा, लेकिन क्विकली इसके फीचर्स को कवर करके मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। 2 टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी होल्डर्स को 2 टाइप्स ऑफ रिटर्न क्या मिलते हैं, 2 तरह का फायदा। यानी इक्विटी होल्डर हैं, अगर आप शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के, तो आपको जो बेनिफिट मिल रहा होता है उससे वो 2 तरह से मिल रहा होता है। वो किस तरीके से? एक पीरियोडिकली डिविडेंड की शक्ल में, और दूसरा शेयर की प्राइस वेरिएशन की शक्ल में। यानी शेयर की प्राइस अगर बढ़ती है तो उससे भी आपको फायदा मिलता है। आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके उस शेयर को बेच सकते हैं हायर प्राइस पे, जिससे आपको बेनिफिट होगा। यानी एक फायदा वो होता है जो आपको हो सकता है कि हर साल हो रहा हो फायदा डिविडेंड की शक्ल में, और एक वो बेनिफिट है जो आपको उस वक्त होगा जब आप इस शेयर को बेचेंगे, ठीक है, शेयर प्राइस हाई होने की शक्ल में। इसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे कोई लैंड बाय करते हैं, एक आपको लैंड से फायदा रेंट पे किसी को देते हैं, एक फायदा होगा हर महीने रेंट की शक्ल में आपको रेंट मिलेगा, और एक फायदा उस वक्त होगा जब आप उस लैंड को बेचेंगे, प्रॉपर्टी को बेचेंगे, जमीन की कीमत बढ़ने की वजह से आपको फायदा होगा, उसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। उसी तरह ये 2 तरह का बेनिफिट होता है जो कि शेयर होल्डर्स को मिलता है, 2 टाइप्स ऑफ रिटर्न। फिर इसके बाद नॉर्मली जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हायर होती है कॉस्ट ऑफ डेट से। इसके 2 रीजंस हैं जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। एक रीजन ये होता है कि अगर डिबेंचर्स पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, जिससे आपको बेनिफिट मिलता है, जबकि इक्विटी पे जब आप डिविडेंड पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। और दूसरा, चूंकि जो इक्विटी होल्डर्स हैं ये ज्यादा रिस्क लेते हैं। रिस्क का मतलब यह है कि अगर प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया तो सारे का सारा नुकसान शेयर होल्डर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो डिबेंचर होल्डर्स या डेट होल्डर्स हैं वो तो कहेंगे भाई हमें हमारा इंटरेस्ट दीजिए, ठीक है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस से कोई गर्ज नहीं है। तो इसलिए चूंकि इनको ज्यादा रिस्क जो है वो फेस करना पड़ता है, इसीलिए इनकी एक्सपेक्टेशन भी ये होती है कि हमें रिटर्न भी ज्यादा मिले। तो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर होते हैं इक्विटी की कॉस्ट। यानी क्यों कह लीजिए, कंपनी ने अगर पैसे अरेंज करने हैं तो शेयर इशू करके अगर पैसे अरेंज करेगी तो उसे महंगे पड़ेंगे, लेकिन अगर वो लोन किसी से लेती है तो वो उसे निस्बतन सस्ता पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर का ये मतलब है। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया था कि शेयर होल्डर्स का या इक्विटी होल्डर्स का राइट होता है प्रीएम्प्टिव राइट। अच्छा, राइट हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसकी ये टर्म नहीं डिस्कस की थी, प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है कि आपने अगर न्यू शेयर इशू करने हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का पहले राइट है कि आप उनसे पूछिए कि वो ये शेयर्स को बाय करना चाहते हैं कि नहीं। अगर एग्जिस्टिंग शेयर बाय नहीं करना चाहते तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो फिर आपने ये शेयर बाहर के लोगों को बेचने हैं, वरना पहला राइट किसका है? जब कभी कोई कंपनी न्यू शेयर ऑफर करती है पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का है, इसे कहती है प्रीएम्प्टिव राइट। फिर इसके बाद 2 टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर की 2 टाइप्स कौन कौन सी है? ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें डिफरेंस भी हमने स्टडी किया था। डिफरेंस क्या था? कंपैरिजन बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड रेट किस में फिक्स होता है? प्रेफरेंस शेयर में फिक्स। किस में वेरी करता है? ऑर्डिनरी शेयर्स में। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किसको पहले होगी?
प्रेफरेंस शेयर किसको बाद में, ऑर्डिनरी शेयर। लिक्विडेशन होगी जब कंपनी की तो लिस्ट बनेगी कि किस किस को पैसे देने हैं। उसमें पहले तो डिबेंचर्स की बारी आएगी, पहले डिबेंचर्स की बारी आएगी, डिबेंचर होल्डर्स की डेट्स वगैरह की। उनको पे करने के बाद जब शेयर होल्डर्स की बारी आएगी तो शेयर होल्डर्स में पहले किसको पेमेंट होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो जो डिविडेंड के वक्त पहले बारी आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो जब कंपनी लिक्विडेट होगी उस वक्त भी पैसे अदा करते हुए पहले बारी किसकी आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। वोटिंग राइट्स किसको मिलेंगे, ऑर्डिनरी। ये वोटिंग राइट्स वो चीज है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वो राइट है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं है। वरना आपने देखा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रायोरिटी राइट होते हैं उनके पास। डिफरेंस समझ आ गया आपको? जब कभी आपने डिसीजन करना है कि पैसे कंपनी ने इकट्ठे करने हैं, नया प्रोजेक्ट लगाना है, सबसे पहले क्या डिसीजन करना है, डेट से पैसा उठाए कि इक्विटी से उठाए। अगर इक्विटी से उठाना है तो फर्दर डिसीजन करना है क्या, ऑर्डिनरी शेयर के प्रेफरेंस शेयर। उसमें आपको ये कंसेप्ट काम आएंगे डिसीजन करते हुए। फिर मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब ये है कि आपने शेयर्स इशू करने, शेयर फ्लोटेशन मतलब इशुएंस ऑफ शेयर कह लें। फ्लोटेशन का मतलब क्या समझे, इशुएंस। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, इशुएंस कितने तरीकों, शेयर कितने तरीकों से इशू किए जा सकते हैं। आपने शायद इससे पहले सीला तो नहीं पढ़ा हुआ, सीला पढ़ा हुआ आपने? अगर आपने पढ़ा तो आपको इतना अंदाजा होगा कि कंपनी जब कोई शेयर इशू करती है तो उसके पास दो बड़ी ऑप्शंस होती हैं। एक ये कि जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए जाएं और दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से शेयर इशू किए जाए। ठीक है, जनरल इशू या पब्लिक इशू ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, अखबार में इश्तिहार देगी कि जी हमने अपनी कंपनी के शेयर इशू करने हैं, जो जो शेयर बाय करना चाहता है अप्लाई कर ले। प्रॉस्पेक्टस आज इशू किया जाता है, उसके जरिए से इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं। ये होता है पब्लिक इशू। और एक प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, प्राइवेट इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट। उसमें क्या होता है, जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं किया जाता, बल्कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो प्राइवेट तौर पे ढूंढते हैं इन्वेस्टर्स को। वो हो सकता है 1-to-1 मीटिंग करें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, वो हो सकता है 1-to-1 मीटिंग करें बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज के साथ, बैंक्स के साथ, कि आप हमारे शेयर्स को बाय कर लें। तो ये है डिफरेंस प्राइवेट प्लेसमेंट में और पब्लिक इशू में। प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू। यहां पे फ्लोटेशन का मेथड एक प्राइवेट प्लेसमेंट है, पब्लिक इशू नीचे है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसमें जो कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है जनरल पब्लिक को नहीं करती, बल्कि प्राइवेटली इन्वेस्टर्स को अप्रोच करके उन्हें शेयर इशू किए जाते हैं। ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा ना प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में प्राइवेट प्लेसमेंट एक क्विकर वे होता होगा शेयर इशू करने के लिए कि जनरल पब्लिक को ऑफर? क्विकर वे क्या होता है सर? गलत। जनरल पब्लिक को जब आपने शेयर इशू करने होते हैं ना तो रेगुलेटर्स की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस के लिए कमीशन से अप्रूवल्स लेनी पड़ते हैं, और आपको बहुत सी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करनी पड़ती है। अगर वो प्रॉस्पेक्टस वाला टॉपिक याद हो तो आपको याद होगा, उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन भी होती थी, उसमें अप्रूवल्स वगैरह भी लेनी होती थी। ठीक है, और उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो सजा भी मिला करते थे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, निस्बतन 1-to-1 जाके आपको पता है कि बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको अप्रोच करते हैं, एग्रीमेंट होता है, शेयर इशू कर दिए जाते हैं। बहरहाल ये एक ऑप्शन है। अल्टीमेटली डिसीजन जाहिर है कंपनी अपने हालात को देख के फिर लेगी कि हमने किस ऑफर की तरफ जाना है। प्राइवेट प्लेसमेंट समझ आ गया। नॉर्मली अगर आपने जल्दी पैसे अरेंज करवाने हो या इतनी बड़ी अमाउंट नहीं, थोड़ी छोटी अमाउंट आपने अगर वो अरेंज करनी है तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर बड़ी अमाउंट अरेंज करनी है तो उसके लिए फिर पब्लिक ऑफरिंग की तरफ जाया जाता है। अच्छा, पब्लिक ऑफरिंग में क्या किया, जनरल पब्लिक से पैसे उठाए जाते हैं।
यानी जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाता है, जनरल पब्लिक हमारे शेयर्स जो है वो बाय करती है और हम उनसे पैसे ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम, इनिशियल नाम से जाहिर है, पब्लिक का मतलब क्या है, जनरल पब्लिक ऑफर किया जा रहा है, और इनिशियल का मतलब क्या है, फर्स्ट। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करती है, इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये ऑफर बड़ा ट्रिकी, सब्सिक्वेंटली शेयर इशू करना ना दूसरी तीसरी दफा वो आसान होता है। फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफर जब शेयर करना आईपीओस, तो ये एक ट्रिकी काम होता है। इसमें बहुत से दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। हमें इसके लिए ब्रोकर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, हमें इसके लिए अंडरराइटर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर में एक जो बड़ी रीज़न होती है ना, एक जो बड़ा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये समझ लीजिए कंपनी को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, वो ये कि कंपनी को नहीं पता एग्जिस्टिंग मार्केट में उसकी एग्जैक्ट रेपुटेशन क्या है, मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, शेयर उसे जो इशू करने चाहिए किस प्राइस पे इशू करने चाहिए। देखिए आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि शेयर्स की एक फेस वैल्यू होती है 10 रुपये, लेकिन याद रखें प्रैक्टिकली लाजमी नहीं है कि शेयर 10 रुपये पे इशू किए जाए, बल्कि शेयर किस प्राइस पे इशू किए जाए, मार्केट वैल्यू के ऊपर। अच्छा सोचिए, अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उसकी मार्केट वैल्यू सबको पता है, उसकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टर्स को भी पता है, कंपनी को भी पता है। कंपनी ने जब आप सब्सिक्वेंटली शेयर इशू करने हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है, उसे पता है कि मैंने किस प्राइस पे शेयर। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आईपीओ इशू करना है, उस वक्त कंपनी के लिए प्रॉब्लम ये होती है किस प्राइस पे हम इसको इशू करें। नहीं पता होता कि ये प्राइस जो हम कैलकुलेट करके ऑफर करने जा रहे हैं, इन्वेस्टर इसको एक हाई प्राइस के तौर पे लेगा या लो प्राइस के तौर पे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है आईपीओ इशू किए जाते हैं और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन आने का मतलब क्या है भला, प्राइस लो कैलकुलेट की गई है, लेकिन कंपनी जाहिर अब चेंज नहीं कर सकती, उसको इशू करने पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात एक्सपेक्टेशन से कम एप्लीकेशंस आती हैं। इसका क्या मतलब होता है, कंपनी ने जो अपनी आईपीओ के लिए प्राइस कैलकुलेट की है, हालांकि वो ब्रोकर की मदद से कैलकुलेट करते हैं, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का बंदा है, उसे स्टॉक एक्सचेंज में अंदाजा होता है, वो कहता है, अपना फीडबैक देता है कि सर मेरे ख्याल में इतनी प्राइस होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद है तो अंदाजा, तो ऊंच नीच हो सकती है। अच्छा अगर एक्सपेक्टेशन से कम शेयर कम एप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस कैलकुलेट एस्टिमेट की गई थी वो हाई थी। अच्छा यहां पे जब एप्लीकेशन कम आती, दोनों प्रॉब्लम्स आपके सामने आ गई। अच्छा दोनों ही नहीं होनी चाहिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, लेकिन ज्यादा सीवियर कौन सी होती है वाला, कम एप्लीकेशंस वाली, क्योंकि कम एप्लीकेशन में रिस्क होता है कि जितने पैसे हमें चाहिए हो सकता है उतने भी इकट्ठे ना हो सके। इसीलिए सम टाइम एक पर्सन को इंगेज किया जाता है जिसे कहते हैं अंडरराइटर। ब्रोकर को तो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस कैलकुलेशन एस्टिमेशन के लिए इंगेज किया जाता है ना, अंडरराइटर को इसलिए इंगेज किया जाता है कि अंडरराइटर गारंटी देता है अगर आपके शेयर्स आपकी मुकर्रर जितने भी आपको क्वांटिटी चाहिए उससे कम इशू हुए ना, तो बाकी मैं खरीदूंगा, बाकी में। समटाइम ये अरेंजमेंट होता है, समटाइम अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या, अंडरराइटर कहता है आप ऐसा करें सारे के सारे शेयर्स मुझे बेच दें, जो भी शेयर इशू होंगे मैं शेयर इशू करूंगा, बाकी जो ना हुए वो मेरे। इन सब्सटेंस देखे दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले में शेयर कंपनी इशू कर 1000 शेयर थे, 700 की एप्लीकेशन आई, कंपनी ने 700 शेयर इशू किए जनरल पब्लिक को, 300 अंडरराइटर को। और दूसरी ऑप्शन में क्या हुआ, 1000 का 1000 वाले अंडरराइटर को इशू कर दिया, उसने 700 शेयर आगे इशू किए और 300 अपने पास रख लिए। बहरहाल अंडरराइटर का ये काम होता है कि अगर सारे शेयर इशू ना हो सके तो जो शेयर्स इशू नहीं हुए वो किसने खरीदने होते हैं, अंडरराइटर ने। आईपीओ एक एक्सपेंसिव तरीकाकार, इसमें ब्रोकर्स, अंडरराइटर और कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको इंक्लूड करना पड़ा है। इसीलिए नॉर्मली ये जो बड़ी कंपनीज होती है उनके लिए तो आईपीओ बेहतर है, स्मॉल कंपनीज के लिए नहीं। यानी वो कंपनीज जो ऑलरेडी जो अपना बिजनेस ग्रो कर रही हैं, जो पहले शायद प्राइवेट कंपनी के तौर पे काम कर रही थी, अब वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही हैं, तो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर, उनके लिए तो आईपीओ ठीक है।
ठीक है, वरना जो छोटी कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि फ्यूचर में भी हमारा काम स्मॉल स्केल पे होगा, उसे आईपीओ नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम अगर जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर किए जाए उसे क्या कहते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक को। और अगर सब्सिक्वेंटली शेयर इशू किए जाए, सब्सिक्वेंटली कल बताया था सब्सिक्वेंटली शेयर इशू किए जाए, इसे राइट इशू, शाबाश, राइट इशू से कहते हैं। ये राइट इशू शेयर होल्डर्स का, ये राइट इशू है कंपनी शेयर होल्डर्स को सेकंड टाइम शेयर इशू कर रही है या सब्सिक्वेंटली शेयर इशू कर रही है। ठीक है। अच्छा, इस सारे में इन जो हम मेथड ऑफ फ्लोटेशन पढ़ रहे हैं ना, इसमें कंपनी इन्वॉल्व है। अगर एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को बेच देता है शेयर्स, क्या ये कंपनी का सोर्स ऑफ फाइनेंस है? सोचिए, स्टॉक एक्सचेंज में डेली बेसिस के ऊपर मिलियंस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर से शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, क्या इन सब में कंपनी इन्वॉल्व होती है? नहीं। वो कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, वो शेयर होल्डर्स के लिए तो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कंपनी के लिए नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स एक दूसरे के साथ सेल परचेज कर रहे हैं ना, वो शामिल नहीं है। राइट इशू का ये मतलब नहीं है एक शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर को शेयर्स बेचे, ना 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 ना। इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर बेचे। आईपीओ का मतलब एक कंपनी ने जनरल पब्लिक को फर्स्ट टाइम शेयर बेचे। राइट इशू का मतलब क्या है? एक कंपनी ने शेयर होल्डर्स को सब्सिक्वेंटली, तो सब्सिक्वेंटली आपको तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं। ठीक, इसको नॉर्मली ना जब राइट इशू किया जाता है ना, टर्म्स बोली जाती है, जैसे 1 फॉर 1। 1 फॉर 1 का मतलब क्या है? जिसके पास एग्जिस्टिंग एक शेयर होल्डर है, फॉर 1 का मतलब आपके पास एक शेयर होल्डर है तो 1 आपको एक मिलेगा। अगर 10 फॉर 1 हो, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है एग्जिस्टिंग तो आपको 10 मिलेंगे। ठीक है, आपको याद होगा इसी तरह की एक फ्रेज हमने पढ़ा था कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कन्वर्जन वाला क्वेश्चन था, जिसमें उसने बताया था एक डिबेंचर कितने ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होगा। उसमें हमने सिमिलर फ्रेज स्टडी किया था। और बोनस इशू का मतलब क्या है? बोनस इशू भी सब्सिक्वेंट इशू ही है, लेकिन क्या है, इसमें पैसे नहीं लिए जाए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली कंपनी का कोई फाइनेंस नहीं कर, कंपनी इशू कर रही है शेयर्स लेकिन कंपनी को पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी ये फाइनेंसिंग है एक तरह से। क्यों भला? क्योंकि अगर कंपनी बोनस इशू ना करती तो इसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए किसी ना किसी बैंक से पैसे उठाने पड़ते। ठीक है, तो ये भी एक तरह से फाइनेंसिंग में ही आता है। लेकिन बहरहाल इसमें कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। नए शेयर तो इशू होंगे, बोनस इशू में नया पैसा नहीं मिलेगा। बोनस इशू, इनिशियल पब्लिक। अच्छा, एक टर्म है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन इनटू स्टॉक एक्सचेंज। इंट्रोडक्शन इनटू स्टॉक एक्सचेंज। समटाइम ऐसा होता है कि किसी कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे हैं लोगों में, लिस्टेड नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग नहीं हो रही, ऑलरेडी पब्लिक में डील। और कंपनी ये चाहती है कि इन्हीं शेयर्स को हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दें, इन्हीं शेयर्स को हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दें। ये ज़हन में रखिएगा। आईपीओ से डिफरेंट है। कैसे? हाँ, आईपीओ में आप पहली दफा जनरल पब्लिक को शेयर इशू, यानी इसमें नए शेयर इशू हो रहे हैं आईपीओ में, जबकि इंट्रोडक्शन में न्यू शेयर इशू नहीं हो रहे। आप सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर्स को जो कि आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट सेल परचेज हो रहे हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं, उन्हें आप लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा रहे होते हैं ताकि लोगों को सेल परचेज करने में आसानी हो। इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन समझ, सारी टर्म्स को एक दफा पढ़िए, प्राइवेट प्लेसमेंट, आईपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, इंट्रोडक्शन, देखें समझ आती है। सिर्फ टर्म को पढ़ के आपको समझ आ जाती है कि इसके अंदर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्लेसिंग। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट,
प्लेसमेंट का मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या फायदा है और क्या नुकसान है? प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या फायदा, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट को कंपेयर कीजिए पब्लिक इशू के साथ। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को प्राइवेटली शेयर इशू किए जाए, जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं प्राइवेट प्लेसमेंट को, आप इन्वेस्टर बैठे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रेफर करेंगे कि जनरल पब्लिक इशू को? दोनों को फायदे नुकसान सामने रखे, तो ये अब आपको कंपैरिजन करवा रहा है। प्राइवेट प्लेसमेंट का फायदा है, ये चीपर है, इसमें बहुत ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होती, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इन्वॉल्व नहीं होते, क्विकर है, 2-4 मीटिंग्स हुई, इन्वेस्टर्स को अच्छा लगा, कहानी खत्म, उधर अरेंजमेंट हो जाएगी। लेस डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप पब्लिक इशू की तरफ जाते हैं ना तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, उसमें लंबी चौड़ी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स है। ड्रॉबैक क्या है प्लेसमेंट का, प्लेसिंग का? अब ये थोड़ा आपको ना समझना पड़ेगा। एक ऑप्शन है मैं 1 लाख शेयर्स आप सब क्लास को ऑफर करूं, ठीक है, कोई स्टूडेंट 10,000 शेयर खरीदेगा, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 7,000, इस तरीके से डिफरेंट इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीदेंगे। इसका मतलब है शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, बहुत से शेयर होल्डर्स होंगे, कोई एक शेयर होल्डर इस पोजीशन में नहीं होगा कि आके मुझे थ्रेट कर सके, सर मेरी मर्जी का काम कर रहे हैं वरना इन्वेस्टमेंट सारी वापस, नहीं होगा। कोई एक अगर ऐसे कहेगा, मैं कहूंगा भाई थोड़ी सी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, ये लो वापस का। लेकिन अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए किसी बैंक के पास, किसी बड़ी कंपनी के पास जाता हूं, किसी बड़े इन्वेस्टर के पास, और उसे कहता हूं कि आप हमारे ये इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आप हमारे शेयर्स खरीदिए, क्या वो इस काबिल होगा कि बाद में हमें कंट्रोल कर सके? मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वो मीटिंग में भी आएगा, वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ जाए, बड़ा इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, तो वो फिर साहब का सारी बाइंग एक ही इन्वेस्टर के हाथ में होगी। वो जब मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगा, वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहे हो सकता है, कंट्रोल्स लेना चाहे ले सकता है, डायरेक्टर भी बन सकता है, ठीक है। जैसे फर्ज की, जैसे एलन मस्क ने बाइंग की, अब बनाया डायरेक्टर बन गया कि नहीं, अब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। ये नुकसान होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन अगर वही शेयर जनरल पब्लिक को स्प्रेड करके डिस्ट्रीब्यूट किए जाए तो कोई भी एक इन्वेस्टर कंट्रोलिंग पोजीशन में नहीं आता। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन क्लियर हो गए? चलिए, अब ये तो हमारा हो गया इक्विटी वाला पोर्शन। अब चलते हैं डेट वाले पोर्शन की तरफ, ठीक है जी, पॉज कीजिएगा जी। अब हम चलते हैं डेट वाले सेक्शन की तरफ। डेट वाले सेक्शन में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट। इसमें डिफरेंट शेयर्स में, इक्विटी में तो आपको पता है 2 ऑप्शंस थी ना हमारे पास, कौन कौन सी? ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। लेकिन डेट के केस में हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। कुछ डेट होते हैं शॉर्ट टर्म और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म डेट्स कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म, अब ये आपकी काउंटिंग की डेफिनेशन आ गई। आपने कहा जो विद इन 1 ईयर पेबल हो वो शॉर्ट टर्म है, और जो आफ्टर 1 ईयर पेबल हो वो लॉन्ग टर्म है। अच्छा, हम फाइनेंस में डेफिनेशन को थोड़े से डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हम कहते हैं जो आप अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन है, और जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए लोन लेते हैं वो क्या है? वो लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। बहरहाल कंसेप्ट तकरीबन एक जैसी हो जाता है, क्योंकि जैसे शॉर्ट टर्म नीड्स का मतलब वही है जो इमीडिएटली आपने पे करना है। ऑप्शंस क्या क्या है, या टाइप्स ऑफ डेट्स क्या क्या है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल और ट्रेड क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक्स के साथ सम टाइम अरेंजमेंट होती है। देखिए, मैं ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म बैंक लोन, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा सर हमने ईद करीब है, अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्या आप इसमें हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं?
बैंक कहता है सर आपको तो अब छोटी ईद के बाद बड़ी ईद भी आएगी, आपको उस वक्त भी शायद पैसों की जरूरत पड़े, आप हमारे साथ एक अरेंजमेंट कर लीजिए। क्या कि आपने जो हमारे पास अकाउंट खुलवाया है ना, करंट अकाउंट, हम आपको एक फैसिलिटी देते हैं। इस वक्त उसका बैलेंस है 1.5 लाख। आप अगर इसमें से 4 लाख 5 लाख का चेक भी इशू करेंगे ना, हम पेमेंट कर देंगे। ये आपका बैलेंस बन जाएगा ओवरड्राफ्ट। जब ओवरड्राफ्ट बनेगा हम आपसे इसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे। आपके पास जब रेवेन्यू आए आप जमा करवा दीजिएगा। आपका यही अकाउंट जो ओवरड्राफ्ट का है, ये जब आप पैसे जमा करवाएंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एक ही अकाउंट है, उसमें से कभी उसका बैलेंस सरप्लस होगा और कभी उसका बैलेंस ओवरड्राफ्ट होगा। कभी सरप्लस होगा, कभी ओवरड्राफ्ट होगा। अकाउंट एक ही है। उसमें जब सरप्लस होगा तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। जब ओवरड्राफ्ट होगा तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। या ओवरड्राफ्ट आपने अकाउंटिंग में जब वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करते होंगे ना, उसमें इस तरह के बैंक अकाउंट की एग्जांपल होती थी। इसमें आपके डिपॉजिट्स भी होते हैं, विड्रॉल्स भी होते हैं। विड्रॉल ज्यादा हो, बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा शॉर्ट टर्म बैंक लोन। शॉर्ट टर्म बैंक लोन का मतलब क्या? हम बैंक के पास जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं हमें लोन चाहिए। वो कहते हैं कितने अरसे के लिए? हम कहते हैं सर हमें चाहिए 15 दिन के लिए, या हमें चाहिए 1 महीने के लिए। ईद से पहले पेमेंट करनी है अपने एम्प्लॉइज को। ईद के बाद जो हमारे डेटर्स हैं उनसे हमें कलेक्शन आ जाएगी, हम आपको रीपे कर देंगे। बैंक कहता है अच्छा हम आपको 1 महीने के लिए 2 मिलियन लोन दे रहे हैं। अब उसके लिए नया अकाउंट खोलेगा, उस अकाउंट में 2 लाख रुपया हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा लोन के तौर पे। अब उस अकाउंट में हम रीपेमेंट की ट्रांजैक्शन तो कर सकते हैं, डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। फर्क समझ रहे हैं? यानी वो एक लोन का अकाउंट होगा, उसमें एक दफा एंट्री आएगी बैंक की तरफ से, फिर उसके बाद हमारी रीपेमेंट्स ही होंगी जब जब हम रीपेमेंट करेंगे। इसमें हमेशा ये बैलेंस इनिशियल है, उसके बाद हमेशा डाउनवर्ड ही आएगा, फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। जैसे जैसे हम रीपे करते जाएंगे जो शॉर्ट टर्म बैंक लोन है इसका बैलेंस कम होता जाएगा। ये शॉर्ट टर्म बैंक लोन है। और फिर इसके साथ लॉन्ग टर्म बैंक लोन भी इसी तरह का है, मैं साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म बैंक लोन में क्या होता है? सिमिलर अरेंजमेंट होती है। हम बैंक से कहते हैं हमें लोन चाहिए, फर्क सिर्फ यह है कि अब हम उसे 1 महीने के लिए नहीं कह रहे, हो सकता है मुझे 10 साल के लिए कहे, हाँ हो सकता है मुझे 5 साल के लिए कहे। तो बैंक अकाउंट ओपन करेगा एक, उसमें हमारा 5 साल का जो 50 मिलियन लोन है वो एंटर कर देगा, और फिर हमें कहेगा कि आपने हर 3 महीने के बाद इसकी ये इंस्टॉलमेंट पे करनी है। जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे लॉन्ग टर्म बैंक लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होती जाएगी। ये फर्क समझ आया आपको? ओवरड्राफ्ट में और शॉर्ट टर्म बैंक लोन में ये एक ही अकाउंट में दोनों ट्रांजैक्शन हो रही है। ये अकाउंट कभी सरप्लस हो जाएगा, कभी डेफिसिट में हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म बैंक लोन ये इनिशियली डेफिसिट में होगा, फिर आस्ते आस्ते डेफिसिट, जब लोन रीपे हो जाएगा सारे का सारा बैलेंस जीरो, अकाउंट क्लोज्ड। दोनों में फर्क समझ आ गया? फिर इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नॉर्मली बैंक से इशू करते हैं। आप अगर बैंक्स के पास जाके उनके अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, एक तो होता है ना करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के ऊपर पैसे आपको पता है इंटरेस्ट नहीं मिलता। एक होता है सेविंग अकाउंट जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। बैंक आपसे कहते हैं आप हमारे, पहले किसी जमाने में रूल हुआ करता था कि मंथली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, अब डेली बेसिस के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। बैंक आपसे ये कहेगा कि सर आप हमारे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं, इसके ऊपर हम आपको 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या आप 10% इंटरेस्ट कमाना चाहेंगे? हमने पूछा वो कैसे? उसने कहा आप पैसे अपने अकाउंट में ना रखें, आप हमें अलहदा से पैसे दीजिए, ये चेक बना के, हम आपको इसके बदले में एक सर्टिफिकेट देंगे जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। 15 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है। 15 या 30 दिन के बाद आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, आपके अकाउंट से ही पैसे निकले,
आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट 10% होगा। हमने कहा यार ये अकाउंट में अगर पैसे रखें उस पर इंटरेस्ट कम मिलता है, अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपसे बाय कर ले उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, दोनों में फर्क क्या है? उसने कहा सर अकाउंट में पैसे रखते हैं ना तो चांस है, आपके पास ऑप्शन है कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं, तो हम भी डर रहे होते हैं कि आप कभी भी पैसे आके मांग लेंगे, हम उससे कोई बड़ा प्रोजेक्ट में उससे ऐसे पैसे को नहीं लगाते। लेकिन अगर आप हमारे से 1 महीने 2 महीने 3 महीने का सर्टिफिकेट और डिपॉजिट खरीद लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ अब आपने अपने पैसों को ब्लॉक कर दिया 1 2 3 महीने के लिए, अब आप उससे पहले पैसे नहीं निकलवा सकते। चूंकि आपके पैसे फ्रीज हो गए इसीलिए अब आपके पास ऑप्शन नहीं रही कि जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं, इसके बदले में फिर हम आपको हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। तो यह है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये बैंक के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कंपनी के लिए नहीं, या हमारे किसके लिए? बैंक के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस है। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करके लोगों से पैसे इकट्ठे कर सकता है। फिर एक ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल क्या है? एक इसमें इसने कमर्शियल पेपर नहीं लिखा हुआ, इसे यहां पे कमर्शियल पेपर उसने आगे जाके एक्सप्लेन किया हुआ, कमर्शियल पेपर को इसमें भी इंक्लूड होना चाहिए था। डिबेंचर कभी सुना आपने? डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर क्या? जनरल पब्लिक से जो जब कोई कंपनी जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करे लोन की शक्ल में, अगर एक कंपनी जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर रही है लेकिन उन्हें मालिक बना रही है कंपनी का, वो शेयर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर जनरल पब्लिक पैसे इकट्ठे कर रही है लेकिन उन्हें मालिक नहीं बना रही बल्कि उन्हें क्या बना? लैंडर्स ऑफ द कंपनी, तो जो इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? डिबेंचर। डिबेंचर और शेयर्स इनकी नेचर एक तरह से बज़ाहिर देखें एक जैसी है, फर्क सिर्फ ये है कि शेयर अगर आपके पास है आप कंपनी का मालिक है, जबकि डिबेंचर अगर आपके पास है तो आप कंपनी का लेंडर है, डिबेंचर्स के बदले इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन डिबेंचर इशू किए जाते हैं लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। कंपनी को अगर 5 साल 10 साल के लिए पैसों की जरूरत है ना और 5-10 साल के बाद उसने पैसे रीपे कर देने हैं, कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर इशू करेगी। लेकिन अगर 2-3 महीनों के लिए पैसों की जरूरत है, 2-3 नहीं, शेयर्स क्यों? शेयर्स तो बल्कि तब इशू किए जाते हैं जब कंपनी ने ताक़यामत उसको उस पैसे वापस नहीं करने। शेयर्स तो होते ही इररिडीमेबल है। अगर लॉन्ग टर्म नीड है तो डिबेंचर, शॉर्ट टर्म नीड्स है तो कंपनी एक पेपर इशू करती है जिसे कहते हैं कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर डिबेंचर्स ही की तरह होते हैं लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। कुछ समझ आ रही है? क्या समझ आई? एक है शेयर्स, एक है डिबेंचर, दोनों में बेसिक डिफरेंस तो क्लियर है आपको। शेयर्स के आगे 2 टाइप्स, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। अब डिबेंचर्स की बात कर रहा हूं, डेट की बात नहीं कर रहा। डेट बहुत कंप्रीहेंसिव टर्म है, डेट टर्म बहुत इसमें बहुत सी तरह की ऑप्शंस आ जाती हैं। डिबेंचर एक ऑप्शन है। डिबेंचर भाई बैंक लोन भी तो है, डेट में बैंक लोन भी तो आएगा। डेट की डेफिनेशन में ओवरड्राफ्ट आएगा, डेट की डेफिनेशन में शॉर्ट टर्म बैंक लोन आएगा, डेट की डेफिनेशन में लॉन्ग टर्म बैंक लोन आएगा, डेट की डेफिनेशन में डिबेंचर्स आएगा। लेकिन डिबेंचर्स में और बैंक लोन में फर्क है। बैंक लोन बैंक से लिया जाता है, डिबेंचर्स पेपर हैं जो आप इशू करते हैं नॉर्मली जनरल पब्लिक को, नहीं। तो अगर लॉन्ग टर्म जैसे बैंक के पास जाएं, बैंक पूछता है क्या लोन चाहिए 3 महीने के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए। 3 महीने के लिए चाहिए तो वो उसको क्या नाम देता है? शॉर्ट टर्म बैंक लोन। 5 साल के लिए चाहिए तो क्या नाम देता है? लॉन्ग टर्म बैंक लोन। अब इसी तरह हमने जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने हैं, शॉर्ट टर्म 3 महीने 4 महीने के लिए इशू करने हैं, तो जो इशू करेंगे इंस्ट्रूमेंट उसे क्या नाम देंगे? कमर्शियल पेपर। लॉन्ग टर्म के लिए इशू करने हैं तो क्या नाम देंगे? डिबेंचर्स। फिर आगे चल के डिबेंचर को बॉन्ड के साथ डिफरेंशिएट भी करता है। डिबेंचर को बॉन्ड के साथ डिफरेंशिएट कहता है, अगर अनसिक्योर्ड हो तो उसे कहेंगे डिबेंचर, सिक्योर्ड हो तो उसे कहेंगे बॉन्ड। सिक्योर्ड मींस
सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीजें लिखवाई हैं कि नहीं लिखवाई? सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीजें लिखवाई हैं? किसी को लोन, किसी से लोन मांगते हैं, वो लोन देता है, बदले में सिक्योरिटी नहीं मांगता, वो हमारा दोस्त है कोई, हम उससे जरूरत के वक्त पैसे लेते हैं, हम कहते हैं यार हॉस्टल का किराया देना है, घर वालों अगले हफ्ते पैसे भेज देंगे, यार 2000 रुपया तो देना, वो कहता है ये ले यार 2000 रुपया, दोस्त दोस्त जरूरत के वक्त काम आता है। सिक्योरिटी के तौर पे मोबाइल तो नहीं अपने पास रख लेता, यह है अनसिक्योर्ड लोन। और बैंक के पास जाएं, बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा लोन देने को तैयार हूं, लेकिन जमानत के तौर पे कुछ चीजें मेरे पास रखवाओ, ज्वेलरी रखवाओ मेरे पास, ये होता है सिक्योर्ड। तो लोन या डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। कमर्शियल पेपर और बॉन्ड्स और डिबेंचर में फर्क समझ आ गया? ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है, जनरल पब्लिक से इकट्ठे कर, बैंक से नहीं, जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने हैं, कंपनी क्या इशू करेगी? कमर्शियल पेपर। बैंक ने जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने हैं शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और अगर गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इसे क्या कहते हैं? ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ फाइनेंस है शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? शॉर्ट टर्म। फर्क क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसका सोर्स ऑफ फाइनेंस है? बैंक का। और कमर्शियल पेपर किसका सोर्स ऑफ फाइनेंस है? कंपनीज का। और ट्रेजरी बिल किसका सोर्स ऑफ फाइनेंस है? गवर्नमेंट का। क्लियर? और फिर वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जो सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता, वो क्या है? अच्छा, आपको लग रहा होगा बहुत सी टाइप्स आ गई, इतनी ज्यादा टाइप्स हम पढ़े, नो प्रॉब्लम, ये सारी टाइप्स आगे चल के डिटेल में आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपके जहन में बैठ जाएंगे। ठीक है, अभी इनका इंट्रोडक्शन साथ साथ लेते हैं। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है? भाईजान से मैंने कहा भाई सामान हमें भेज दो, पैसे महीने बाद अदा करेंगे। क्रेडिट पीरियड आपने सुना अकाउंटिंग में? क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन आज हो रही है लेकिन सेटलमेंट पेमेंट कब होगी? बाद में। कितने दिन के बाद? डिपेंड करता है क्रेडिट पीरियड, वो 30 दिन भी हो सकता है, वो 45 दिन भी हो सकता है, वो 60 दिन भी हो सकता है, वो 90 दिन तक भी हो सकता है। नॉर्मली 30 डेज तक होता है, मैक्सिमम 90 डेज तक जाता है। ये कैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस है? वो हमें पैसे तो नहीं दे रहा, क्रेडिटर हमें पैसे तो नहीं दे रहा, तो ट्रेड क्रेडिट ये कैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस है? क्योंकि वो पैसे चीज हमें दे रहा है। अगर हमें वो टाइम ना देता 90 दिन का, तो हमें क्या करना पड़ता? बैंक से लोन लेके उसको रीपे करवाना पड़ता, उसको पैसे देने पड़ते, जो कि अब हमें उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे 90 डेज। तो 90 डेज तक एक तरह से इसने हमें फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इसीलिए ट्रेड क्रेडिट भी फाइनेंसिंग की ऑप्शन में है। भाई बात समझ आई? इस पे नॉर्मली इंटरेस्ट तो नहीं ना पड़ता। हाँ, अगर आप 90 दिन से ज्यादा चले जाए ना, फिर वो कह सकता है भाई मेरा पैसा ब्लॉक हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। इन सारे टर्म्स को तसल्ली से एक एक दफा पढ़े और मुझे बताएं, फेमिलियर हो गए, समझ आ गई कि ये क्या टर्म्स है? कहीं अगर आप खुद से घर जाके पढ़ना चाहें ना, भूल जाए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या था, ट्रेजरी बिल क्या था, तो नो डाउट इसी सेक्शन के एंड पे उसने इनकी डिटेल दी हुई है, जो भी मैंने पढ़ाई नहीं है, रीडिंग में भी शामिल, लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बैंक लोन पढ़ा दिया। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड वारंट्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनका हमने वैल्यूएशन पढ़ी थी ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखे। एंड वारंट्स, वारंट्स का कन्वर्टेबल बॉन्ड को कहते हैं ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होती है? हाइब्रिड क्या है? जैसे ये हाइब्रिड क्लास हो रही है, क्या ना इधर के ना उधर के, नहीं, इधर के भी और उधर के भी,
हाइब्रिड का मतलब होता है इधर के भी उधर, हाइब्रिड का मतलब है फिजिकल भी आ रहे हैं कैंपस के अंदर, ठीक है, और ऑनलाइन के एंजॉयमेंट भी है। सामने बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, साथ वाले कमरे में सर है और हम बैठे इधर देख रहे हैं, ना इधर के ना उधर के, बच्चे भगाओगे तुम। तो हाइब्रिड का मतलब जिसमें तो कन्वर्टिबल बॉन्ड को हाइब्रिड क्यों कहा जाता है? दोनों के फीचर्स हैं क्या, के इंटरेस्ट भी मिलता है बॉन्ड वाला और शेयर्स में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। वारंट्स क्या होते हैं ये हम बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, जब डिटेल में इस सेक्शन में जाऊंगा। असल में कन्वर्टिबल बॉन्ड के दो हिस्से होते हैं, एक इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा कन्वर्जन होगी। नॉर्मली दोनों इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन आप कन्वर्जन वाली ऑप्शन जो है ना वो लदा से करके भी बेच सकते हैं कि आप कहें मैं सिर्फ इंटरेस्ट लूंगा, एंड पे भाई मेरे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड है, इंटरेस्ट मैं लेता रहता हूं, एंड पे जब कन्वर्जन की टाइम आएगा ना तो शेयर कन्वर्ट करवा के आप ले लेना। क्या मैं एक बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड के दो हिस्से कर सकता हूं? इंटरेस्ट वाला पोर्शन लैदा, कन्वर्जन वाला लैदा, भाई दोनों फायदे होते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया था लैंड है, उसमें दो, एक आपका रेंटल इनकम और एक कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल ट्रांजैक्शन लैदा कर दी, इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शन लैदा कर दी, और जरूरत पड़ने पे कैपिटल वाली ऑप्शन बेच दी, इसे कहते हैं वारंट। ठीक है, ये भी आपके पास बॉन्ड है तो फाइनेंस है सोर्स है। यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं? पाकिस्तान में मुझे बताइए, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाएंगे, खुलवाने के लिए, बैंक कौन सी करेंसी में अकाउंट खोलेगा? क्या डॉलर में अकाउंट खुल सकता है? डॉलर में भी अकाउंट खुल सकता है। पाकिस्तान में रहते हुए फॉरेन करेंसी में अकाउंट खुल सकता है, उसे फॉरेन करेंसी अकाउंट कहते हैं। उसी तरह पाकिस्तान में जब कोई कंपनी डिबेंचर बॉन्ड इशू करेगी, किस करेंसी में करेगी? पाकिस्तान की करेंसी में, उसे कहेंगे रेगुलर बॉन्ड। लेकिन अगर वो डॉलर में बॉन्ड इशू करना चाहे उसे क्या कहेंगे? यूरो बॉन्ड। यूरो से मुराद आपने यूरो करेंसी नहीं लेना, यूरो से ये मुराद ये नहीं लेना कि ऐसे बॉन्ड जो कि यूरो करेंसी में हो, नहीं नहीं, ये डॉलर में भी हो सकते हैं, यूएस डॉलर में भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी हो, जापानीज येन में भी हो सकते हैं। यूरो से मुराद फॉरेन करेंसी लेना है आपने। यूरो बॉन्ड मीन्स ऐसे बॉन्ड्स जो इस मुल्क में इशू हुए हैं फॉरेन करेंसी में। पाकिस्तान में अगर कोई बॉन्ड इशू होता है रुपीस के अलावा किसी भी करेंसी में, उसे क्या कहेंगे? यूरो बॉन्ड्स। और फिर बॉन्ड्स, लोन स्टॉक, डिबेंचर, लोन, कमर्शियल पेपर बता दिया क्या है जी? हाँ, ये कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, बिल्कुल शाबाश। लेकिन ये कैटेगरी मिलती जुलती है, उसने इसलिए इकट्ठे किया हुआ है। ये कमर्शियल पेपर लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा, ये शॉर्ट टर्म में आएगा। अब इसमें देखें बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, ये आगे चल के वो बताता है, मेरा एक्सप्लेनेशन में उसने लिखा हुआ है कि लोन नोट्स और कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म के लिए, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए है। और बॉन्ड्स और डिबेंचर में फर्क क्या है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का। ये जो लोन स्टॉक है ना, ये यहां पे लफ्ज नहीं होना चाहिए था। इस वाली लाइन में ना असल में उसने थोड़ी मिस क्लासिफिकेशन की हुई है। अब मैं जो आपको क्लासिफिकेशन सिखा रहा हूं आपने वो ध्यान में रखनी है। सबसे ऊपर लोन स्टॉक। लोन स्टॉक असल में बाकी के सारे टर्म्स को कवर कर रहा होता है। लोन स्टॉक इज इक्वल टू बॉन्ड प्लस डिबेंचर्स प्लस लोन नोट्स प्लस कमर्शियल पेपर्स। कहता है लोग इसको साइमल्टेनियसली भी यूज, इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक इसको यहां पे रखते हैं, फिर आगे चल के इसको डिटेल में फर्दर डिस्कस करें। मैंने आपको बताया इन सब की आगे 1 बाय 1 डिटेल डिस्कशन होगी, जो काफी हद तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। आगे चलते हैं। फीचर्स डेट के, टाइप्स बता दी ना डेट के फीचर्स। इट में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, एग्री करते हैं? इट में भी रिडीमेबल और इरिडीमेबल, एग्री करते हैं? और रिडीमेबल, डेट रिडीमेबल भी हो सकता है,
इरिडीमेबल भी हो सकता है। अच्छा, इसी चैप्टर के अंदर उसने आपकी प्रैक्टिस भी करवाई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। ये जो आपको रीडिंग असाइनमेंट दिए ना पेज नंबर 193 से 198 तक, ये, और अगर आपके पास नया एडिशन है तो 203 से 208 तक, ये पेज आपने रीड करने आज घर जाके। जब इनको रीड करेंगे इसमें क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं है, असल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, लेकिन रिवीजन करवाने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना। वो रिडीमेबल इरिडीमेबल के कंसेप्ट पे बेस कर रहा है। रिडीमेबल इरिडीमेबल तो पता होता है ना। अच्छा, मैंने आपको इतनी ऑप्शंस बताई डेट्स की, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। शॉर्ट टर्म में 3 4 5 बताई, लॉन्ग टर्म में 6 7 बताई। आप किन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे किसी डेट को सेलेक्ट करने से पहले? यानी आपने शॉर्ट टर्म उठाना है, लॉन्ग टर्म उठाना है। शॉर्ट टर्म के अंदर कौन सी ऑप्शन, लॉन्ग टर्म के अंदर कौन सी ऑप्शन, कैसे डिसीजन करेंगे? बैंक के पास जाना है, जनरल पब्लिक के पास जाना है? वो कहता है ये कुछ फैक्टर, अवेलेबिलिटी कहता है कुछ सोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, कुछ आपके लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आप प्राइवेट कंपनी है, जनरल पब्लिक के पास नहीं जा सकते पैसे उठाने के लिए। लिस्टेड कंपनी है तो आपके पास जनरल पब्लिक को शेयर्स या डिबेंचर इश्यू करने वाली ऑप्शन है। तो सारी की सारी ऑप्शन, हर ऑप्शन हर बंदे के लिए नहीं है, हर डेट फाइनेंसिंग ऑप्शन हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कौन सी ऑप्शन हमारी कंपनी के लिए अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। फिर देखना ड्यूरेशन, किस मकसद के लिए लोन चाहिए। ये ना हो एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है और 5 साल का लोन कमिट करके आ जाए बैंक के साथ। अगर अपने एम्प्लॉय वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, तो लोन शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म? वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये इन्वेंट्री खरीदी है, उसके पैसे देने हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। और अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन होना चाहिए। ड्यूरेशन देखो, रेट फिक्स है कि फ्लोटिंग है? आपको तो बुक्स में यही सिखाया जाता है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रैक्टिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरिएबल भी हो सकता है। बैंक, आपने कभी काइबर का नाम सुना है? कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। बाजुकात लोन लिया जाता है, रेट फिक्स किया जाता है 10% 12%। बाजुकात उसे काइबर के साथ लिंक किया जाता है, काइबर डेली बेसिस के ऊपर चेंज होता है, तो कैलकुलेशन की जाती है कि काइबर जो का रेट होगा उसमें 2% हम ऐड करेंगे। अब इसका मतलब है जैसे जैसे काइबर, जिस महीने काइबर इंक्रीज कर रहा होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और जिस महीने काइबर डिक्रीज कर रहा होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। तो लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। फिर आपने ये भी देखना है भाई सिक्योरिटी देने के लिए आपके पास कोई चीजें हैं कि नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोन सिक्योर्ड होते हैं, ज्यादातर जो फाइनेंसिंग डेट फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं वो सिक्योर्ड होती हैं, और उनके साथ एग्रीमेंट होता है, कंडीशंस होती हैं। कोवेनेंट, कोवेनेंट्स का मतलब क्या है? कंडीशन जो लोन एग्रीमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। अगर इनकी, ये बड़ी सख्त कंडीशन होती हैं, अगर इनकी वायलेशन करें ना तो बैंक पूरे का पूरा लोन इमीडिएटली वापस मांग लेता है, या पेनल्टी, अगर लोन वापस ना भी मांगे ना, रहम कर दे लोन, तो भी आपको हैवी पेनल्टी इंपोज करवाता है कि पे करें, आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, उसकी वायलेशन की है। कुछ फैक्टर्स समझ आए? ये फैक्टर्स क्या है? हमें डिसीजन करते हुए कि किस ऑप्शन की तरफ जाना है, इन फैक्टर को कंसीडर करना है। अब आपकी कॉमन सेंस का 3-4 मिनट और, परेशान नहीं होना लेक्चर का टाइम को, नो इशू, नो इशू। एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके? इक्विटी फाइनेंसिंग का नहीं पढ़ा रहा, डेट फाइनेंसिंग। एडवांटेजेस क्या है? इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनी के लिए, किसके लिए बताएं? पहले इन्वेस्टर के लिए फायदे बताएंगे, पहले नुकसान? पहले इन्वेस्टर्स के लिए फायदे क्या होंगे? पहला फायदा, नो रिस्क ऑफ वेरिएशन इन इनकम। शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीदते तो वेरिएशन इन इनकम का चांस होता है, कभी डिविडेंड ज्यादा कभी कम। इंटरेस्ट डेट लिया है, इस पे इंटरेस्ट आपको फिक्स होता है, कंपनी प्रॉफिट में जाए या नुकसान में जाए हमारी बिला से, हमें तो इंटरेस्ट मिल जाएगा फिक्स। लिक्विडेटर, इनके अगर कंपनी डिविडेंड पे ना करे, शेयर होल्डर कोई एक्शन नहीं ले सकते,
लेकिन अगर कंपनी इंटरेस्ट पे ना करे, शेयर होल्डर कोर्ट में जाके उसको वाइंड अप करवा सकते हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट करवा सकते हैं। लिक्विडेटर कौन होता है? जो कंपनी को वाइंड अप करता है। सिक्योर्ड होते हैं नॉर्मली, यानी अगर कंपनी को नुकसान हो भी, एसेट्स मौजूद हैं, उनको बेच के आपको रिकवरी हो जाएगी। और हायर रैंकिंग ऑफ पेमेंट ऑन लिक्विडेशन का मतलब क्या है? कंपनी जब लिक्विडेट होगी, सारी एसेट बेच के पहले शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे या के डेट वालों को? डेट वालों को, डेट होल्डर्स को पहले पैसे मिलेंगे। ये फायदे हैं कि नहीं? और नुकसान क्या है? नो वोटिंग राइट्स, कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। लिमिटेड पेमेंट, अगर कंपनी का लो प्रॉफिट होना तो डेट हो या कंपनी लॉस में जाए, डेट होल्डर शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है हम डेट होल्डर्स थे, कंपनी का प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, हमें तो कम से कम पैसे मिलेंगे। और अगर कंपनी हाई प्रॉफिट अर्न कर रही हो तो सोचेंगे यार पैसा हमारा लगा हुआ था है, लेकिन प्रॉफिट उधर जा रहा है सारा, हमें तो सिर्फ छोटी सी इंटरेस्ट की इनकम मिल रही है। तो अगर हाई प्रॉफिट हो तो उस सूरत में इनको फिर ये नुकसान नजर आ रहा होता है कि लिमिटेड इनकम है। फिर हाई रिस्क, अगर अनसिक्योर्ड है डेट सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं कि हमेशा सिक्योर्ड होते हैं? और दोनों होते हैं। तो सिक्योर्ड हो तो फायदा है, और अगर अनसिक्योर्ड हो तो नुकसान है। कंपनी के लिए क्या एडवांटेजेस है? चीपर है शेयर्स की निस्बत। क्यों? इसमें जो इंटरेस्ट पे होता है वो टैक्स डिडक्टेबल है, कंपनी को कोई वोटिंग राइट्स नहीं देने पड़ते। लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट। अब देखें इसके डिसएडवांटेजेस इसके एडवांटेजेस बन रहे होंगे और इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस बन रहे होंगे, देखते जाइएगा। लिमिटेड पेमेंट इन हाई प्रॉफिट, लो इश्यूएंस कॉस्ट, बैंक के पास जाएं आपको ज्यादा कॉस्ट प्रोस्पेक्टस वाला इशू नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन जनरल पब्लिक को अगर डिबेंचर इशू करते हैं ना, उस सूरत में हाई इश्यूएंस कॉस्ट होती है। डेट में आपको पता है ना, दो ऑप्शंस आपके पास बड़ी, जनरल पब्लिक से भी डेट इकट्ठे कर सकते हैं डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह की शक्ल में, बैंक से भी बैंक लोन की शक्ल में। बैंक लोन की शक्ल में इश्यूएंस कॉस्ट लो होती है, कोई आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह, लेकिन अगर जनरल पब्लिक के पास जाए तो फिर इश्यूएंस कॉस्ट, उसने ये लो इश्यूएंस कॉस्ट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। और कंपनी के लिए डिसएडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो इसका एडवांटेज था इसका डिसएडवांटेज आ गया। कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर प्रॉफिट कम है फिर भी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉफिट कम है कंपनी को फिर भी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर पेमेंट नहीं की इंटरेस्ट की, लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा जो कंपनी को वाइंड अप कर सकता है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो रैंकिंग क्या होगी? पहले इनको पैसे देने पड़ेंगे। शेयर होल्डर्स के से कंपेयर करें तो उनके लिए तो नुकसान की बात है, उनकी बारी बाद में आएगी। फर्दर बोरोइंग पावर रिड्यूस्ड, कंपनी फर्दर बोरोइंग, देखिए कंपनी कितनी को बोरोइंग कर, जितने को उसके पास एसेट्स हैं। जब सिक्योरिटी पे देने के लिए एसेट्स ही खत्म हो जाएंगे, क्या कंपनी मजीद बोरो कर सकती है? नहीं। तो जैसे जैसे कोई कंपनी करती है ना, हम कहते हैं उसकी बोरोइंग पावर, फर्दर बोरोइंग पावर कम होती जाएगी, क्योंकि उसके पास अब फर्दर इतने एसेट्स आए नहीं कि सिक्योरिटी के तौर पर रखवा के लोन ले सके। और हाई गियरिंग हाई रिस्क, गियरिंग किसको कहते हैं? गियरिंग का मतलब है लोन कितना उठाया। फाइनेंस में जिस कंपनी ने बैंक से लोन लिया होता है ना, जिसने भी लोन, उसे कहते हैं ये गियर्ड कंपनी है, GEARED, गियर्ड कंपनी। और जिसने लोन नहीं उठाया होता है उसे कहते हैं अनगियर्ड कंपनी। तो जो गियर्ड कंपनी है उसमें रिस्क ज्यादा होता है, अनगियर्ड कंपनी में रिस्क कम होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो हाई गियरिंग का मतलब हाई लोन, तो हाई रिस्क होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अगर इतना प्रॉफिट ना कमाया कि इनको इंटरेस्ट दे सके, कंपनी तो गई। अगर सिर्फ शेयर होल्डर्स हो ना, शेयर होल्डर, वो 3 साल तक भी कंपनी लॉस में जाए ना, वो कहते हैं कोई बात नहीं, कंपनी चलाते रहे। अगर डिबेंचर होल्डर्स हो ना, 1 साल का इंटरेस्ट भी पे ना करे, वो कहते हैं भाईजान ऐसी कंपनी का फायदा ही कोई नहीं है, एसेट बेचो, हमें तो हमारा पैसा चाहिए। तो हाई गियरिंग की वजह से हाई रिस्क होता है कि कंपनी ने क्या रिस्क, कंपनी इंटरेस्ट पे ना किया, वाइंड अप हो जाएगी। जी क्लियर हुआ ये?
आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? इक्विटी के बारे में और डेट के बारे में। डेट में हमने जितनी भी ऑप्शंस थी वो डिस्कस कर ली। फिर डेट का इक्विटी के साथ कंपैरिजन करते हुए हमने डेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सीखे। क्लियर? अब हम आगे क्या सीखने जा रहे हैं भला? नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे हम? ये जो हमने इतने, अभी तो मैंने ब्रॉड लेवल पे आपको फर्क बताया ना। देखिए ये डिसीजन कि आपने डेट के जरिए से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है या डेट का एडवांटेजेस क्या, ये तो ब्रॉड लेवल पे कंसेप्ट है। अभी डेट के कंसेप्ट समझाए, अभी आपको ट्रेजरी बिल का कंसेप्ट नहीं समझाया, अभी आपको बॉन्ड्स का कंसेप्ट नहीं समझाया, यूरो बॉन्ड की डेफिनेशन की हद तक बताए हुए हैं, डिटेल नहीं पढ़ाया। कल हम ये डेट का जो समंदर है इसमें छलांग लगाएंगे और देखेंगे इसमें ओवर, ये जो मछलियां तैर रही ये क्या चीज है, ये शॉर्ट टर्म लोन्स, ये लॉन्ग टर्म, इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, इनके इंडिविजुअल के प्लस माइनस सीखेंगे। अभी तो ओवरऑल डेट के सीखे ना प्लस माइनस, अभी इन इंस्ट्रूमेंट्स के, इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज के इंडिविजुअल्स हम फीचर्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सीखेंगे कल के लिए। लेकिन है ये कॉमन सेंस का है, बताओ। अगर आप थोड़ा सा घर जाके सोचिएगा, सारा लेक्चर ले लिया ना आप सोचे कौन सी नई चीज आपको पता चली? आपको पता चलेगा चीजें सारी तकरीबन पहले से पता थी, सिर्फ हमने उसको रीअरेंज करके एक लेक्चर में इकट्ठा करके आपके सामने रख दिया। वरना शायद आप देखें आपको शायद ही कोई 2-3 चीजें ऐसी हो जो आपके लिए नहीं हो, वरना सारी चीजें आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक या किसी ना किसी सब्जेक्ट में पढ़ी हुई थी। ऐसा ही है ना? बहुत कम होगा कि कोई नहीं। यूरो बॉन्ड आपके लिए नया कंसेप्ट था। हाँ चले, ये एक छोटा सा कंसेप्ट, एक आधा शायद और कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो कल भी आप इसी तरह फील करेंगे कि चीजें हैं ज्यादा लेकिन सारी की सारी पहले तकरीबन बड़ी हुई हैं या इजी है। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।